को पढ़ना जरूरी है? देखिए, इंडियन ईयर बुक आप पढ़िएगा, 5 दिन आपका खराब हो जाएगा। और मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा है, 2-3 वीडियो में बताया गया है कि इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उतने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो क्वेश्चंस ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम पीआईबी का भी सर्च करके, हर क्वेश्चन का कीवर्ड सर्च करके पीआईबी से भी लेके आ सकते हैं कि 22 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो पीआईबी पढ़ना स्टार्ट कर दो और 200 पेज का कंपाइलेशन दे दें। एग्जाम होने से होने के बाद एनालिसिस करना वो टोटली डिफरेंट होता है, और एग्जाम से पहले एनालिसिस करके देना, दोनों में अंतर होता है। हिंट साइट होता है, थोड़ा सा बाइस्ड होता है। लेकिन अगर सारा चीज कंप्लीट है आपका पूरा एकदम, आपको कल एग्जाम होगा, कल एग्जाम के लिए रेडी हो या अगले वीक रेडी हो, तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप इंडियन ईयर बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप रेडी नहीं हो कल एग्जाम देने के लिए या अगले वीक एग्जाम देने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट अवॉइड करने के लिए नई चीजें, और जो भी पढ़ रखा है आपको टॉप नहीं करना है। मैक्सिमम 90 प्लस रखिए कि निगेटिव हटा के 90 प्लस मार्क्स जीएस 1 में आ जाए, और सी सेट जी। काफी अच्छे तरीके से हम लोग क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, जी। तो समय को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं प्रीलिम्स इसेंशियल। एक मिनट। और माइक आप लोग ऑफ कर लीजिए, अच्छे बच्चे की तरह। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे हिस्टोरिकल अंडर पिनिंग्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 टू 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े से ओवरलैप होंगे क्योंकि वही सब रिपीट हो रहा है। हम लोग कल देख चुके थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एडॉप्टेड इन 1946। ठीक है, और वही है, कल वाला यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सब क्वेश्चंस अब आने लगेंगे, और यही क्वेश्चंस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा कि 1919 होगा। तो यहाँ पे ये सब सारा कंफ्यूजन जो होता है, बेसिस फॉर फेडरल स्ट्रक्चर एंड आरबीआई आया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहीं पे रिवीजन का काम आता है, जितना एक्टिव रिवीजन आप करके रखोगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे और ऑप्शंस को अच्छे से जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर पाओगे, और पेपर को विद इन टाइम अटेम्प्ट कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो आर्टि यहाँ पे हमने क्या समझा कि जब आप जाओगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो भी प्रोविजंस हैं और फीचर्स हैं, आप उनको थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे दो चीज बताया गया है कि फेडरल स्ट्रक्चर एंड आरबीआई, और इमरजेंसी प्रोविजन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोरोड द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो हमें पता है वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, एंड आर्टिकल 359 वहीं से इंस्पायर्ड है। ठीक है, हु एमंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो यहाँ पे भी फोकस करना है ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे, और ऑप्शंस में ये सारा दिया हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बट नॉट इन ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी में नहीं थे। यहाँ पे नोट पूछा था, अगर आपको ये पता होता है कि ये नहीं थे, तो आप आराम से इसको के आगे बढ़ जाते। ठीक है, फेडरल स्कीम के बारे में क्वेश्चन 2029 में पूछा गया है। इसमें इसमें वही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, डिवीजन ऑफ पावर्स के बारे में पूछा, फिर फेडरल कोर्ट के बारे में पूछा। और ये सब चीजें ना यहाँ पे मिलते जा रहा है, तो आप यहाँ पे कनेक्ट करते जाओगे, ऐसे बुक में दिया हुआ है। फेडरल स्ट्रक्चर, आरबीआई, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी वॉज बोरोड फ्रॉम, हमें पता है यूएसएसआर से, एंड 42nd अमेंडमेंट 1976 के तहत इसको ऐड किया गया था। विच एक्ट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अगर रिवीजन नहीं है तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट है, और उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी यहाँ पे दे देगा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा एक्ट था 1784 वाला। बताइए। ईस्ट इंडिया।
हाँ, पिट्स इंडिया था ना। जी सर। ठीक है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, मतलब ये आपको डायरेक्शन देगा कि आपको पॉलिटी में जाके क्या पढ़ना है। कंकरेंट लिस्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कहाँ से इंस्पायर्ड है, तो ऑस्ट्रेलिया से 47 से 8 सब्जेक्ट था, जैसे एक दो मतलब पांच छह एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए। कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है, एजुकेशन, मैरिज, और भी दो तीन इसमें ऐड करिए। और ऑस्ट्रेलिया से ये इन्फ्लुएंस वहां से लिया गया, बोरो करा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम ए सॉवरेन बॉडी आफ्टर, यहाँ पे एग्जैक्ट डेट पूछ दिया गया है, जुलाई 1947 when इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड। जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हो गया तब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो सॉवरेन बॉडी बन गई। विच चार्टर एक्ट एबॉलिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड मोनोपोली। ये 10 बार से ज्यादा एग्जाम में आ चुका है, पीसीएस और यूपीएससी में। चार्टर एक्ट 1833 और इंडियन द कमर्शियल फंक्शन, लेकिन यहाँ कुछ एग्जाम्शन भी था तो उसको भी देखना है। इंस्ट्रूमेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 में था जो गवर्नर को डायरेक्ट करती थी टेकिंग द एक्शंस और वेलफेयर प्रोग्राम्स लेने के लिए। यही आगे चल के हमारा डीपीएसपी डीपीएसपी का फॉर्म में आ जाता है, पार्ट 4 में, आर्टिकल 36 to 51 वेलफेयर स्टेट गाइडलाइंस। कल हम लोग इसको भी देखे थे। फिर हु चेयर द यूनियन पावर कमेटी, तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कमेटी को भी देख लेना है। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब भी मतलब कमेटी का नाम पूछे तो एक लॉजिक कॉमन सेंस लगाना ये है कि प्राइम मिनिस्टर हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, प्राइम मिनिस्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो जब भी आपको लगे कि वाइडर पावर कमेटी के बारे में बात हो रही है, जैसे यूनियन पावर, ठीक है, यूनियन पावर कमेटी, और जैसे स्टेट और यूनियन का, जब भी ऐसा आए और वाइडर एप्लीकेशन यूज करना हो तो आपको नहीं आता है, तो उस स्थिति में पीएम पे टिक करके निकल लेना है। काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज राज्यसभा कॉन्सेप्ट कैम फ्रॉम, कहाँ से आया, तो वो यूएसए से आया है। सेनेट मॉडल रिप्रेजेंट्स स्टेट इन फेडरल सिस्टम, क्योंकि कल ही हम लोग बात करें कि यूएसए में सारे स्टेट्स थे, मोर देन 100 स्टेट्स। सब सब मीटिंग बुलाते हैं और यूनियन को फॉर्म करते हैं, तो यूनियन यहाँ पे कम इंपॉर्टेंस रखता है और ये यूनिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, यही क्वेश्चन आ जाए तो आप नहीं कर पाओगे, वो यूएसए से है। ठीक है, अगर यूएसए के साथ कनाडा कनाडा ऑप्शन में दे दे तो आप स्टक कर जाओगे। की टेक अवेज क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इन द लास्ट फ्यू इयर्स। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस कहाँ कहाँ से बोरो करा गया है, वो 6 टाइम्स क्वेश्चन अपेयर हुआ है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, फिर एडवाइजर कौन थे, आगे क्वेश्चन आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट, एक लाइन में याद रखना, फर्स्ट स्टेप टू सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट क्वेश्चन पूछा है ऊपर, तो इसको समराइज करके यहाँ लिखा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनीज कॉमर्शियल इन। यहाँ पे कॉमर्शियल कम कर दिया गया था, चाइना के साथ व्यापार को ओपन कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन टी एंड ओपियम शायद। दो को छोड़ के बाकी सारे लोग जाके चाइना में व्यापार कर सकते थे, मतलब कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 फेडरल स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट देता है, उसी पे हमारा 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन या बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नेवर केम इनटू बीइंग, ये कभी फोर्स में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जो प्रोविंस था वो प्रोविंसेस थे वो रेटिफाई नहीं किए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कभी नहीं आया, लेकिन उसकी प्रोविजंस को लिया गया।
ईएसी मतलब इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, यहाँ पे फेडरल स्कीम के बारे में फिर से पूछा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 के बारे में, एस्टेब्लिश्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फिर ऊपर बहुत सारे दो तीन पॉइंट्स थे, तो सबको एक जगह नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये बार बार आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा है कि 4 बार अपेयर हुआ। हु अमंग दीज नॉट मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, अगेन वो क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ होगा, चाहे यहाँ से वहां या वहां से यहाँ आया, ये देख के हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी देखते हैं पॉइंट। एच एन कुंजरू मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। अगर ये पता होता तो हम यहाँ पे नोट पूछा है, इसको आंसर टिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज बोरोड, कहाँ से बोरोड किया गया? यूनाइटेड स्टेट से। कल ही हम लोग डिस्कस किए 3 आर्टिकल, आर्टिकल 13, प्रिसाइजली 13 क्लाउज 2, आर्टिकल 32 और 226, सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का जो रीट जुरिस्डिक्शन है वो ब्रॉडर है इन कंपेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 डिवाइडेड सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड, ये 2018 या 19 में क्वेश्चन पूछा था डुअल पॉलिटी के बारे में। तो डुअल पॉलिटी मतलब वही कि सब्जेक्ट को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, एक रिजर्व, ठीक है, और दूसरा जो था वो ट्रांसफर्ड, ये वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डुअल पॉलिटी और डायरकी, ठीक है, डायरकी वर्ड यूज हुआ था यूपीएससी के एग्जाम में। डायरकी मतलब डुअल पॉलिटी, तो वो डुअल पॉलिटी और डायरकी का मतलब क्या होता है? जो जो सब्जेक्ट्स थे उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक रिजर्व जहां से ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स थी, और एक ट्रांसफर्ड। तो इस पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, गवर्नर जनरल मोनोपोली था, और कोई भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं थी। लेकिन यहाँ पे प्रोविंसेस को दे दिया गया था जहाँ पे ज्यादा फंड की जरूरत थी, और वहाँ पे फंड नहीं उनको दिया जाता था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगेन पूछा गया है, और यहाँ पे स्पेसिफिक डेट आ गया है 13 दिसंबर 1946, ये याद रखना है। कल भी हम बताए थे कि 11 नवंबर, वो फिर उसके बाद 2 दिन के बाद डॉक्टर राजे सचिदानंद सिंह यहाँ पे अपॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद, सॉरी, 9 को सच्चिदानंद, ठीक है। फ्रेंच कन्वेंशन है कि जो भी जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो सबसे एल्डेस्ट होते हैं, एल्डर होते हैं, उनको अपॉइंट किया गया। तो 9/11 को इनको अपॉइंट किया गया। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद 11/11 को ओरिजिनली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते हैं। और अगेन 2 दिन के बाद, 2 दिन का गैप है, 9+2, 9+2 11, और फिर 30, वो दो जोड़ेंगे ऐसे तो 13 आ जाएगा। और इसी 13 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया गया था। कंकरेंट लिस्ट इन शेड्यूल 7 वाज इंस्पायर्ड बाय, अगेन यहाँ पे रिपीट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विच चार्टर एक्ट एबॉलिश द ईस्ट इंडियाज कंपनी मोनोपोली, तो अगेन यहाँ पे ये काफी बार रिपीट हो रहा है, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे। ये सब चीजें हमें भूलना नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। या यहाँ पे आर्टिकल चार्टर एक्ट की जगह 1313, 1813 की जगह यहाँ पे 1935 या 1909 ऐसे करके आपको वहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है। थ्री मोस्ट टेस्टेड एरियाज यहाँ पे क्या किया? 1919 हम लोग देखें, ऊपर पूछा गया है। फिर 1935 भी पूछा गया है। फॉरेन इन्फ्लुएंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविजंस को बोरोड कहाँ कहाँ से किया गया, वो देख लेना है हम लोगों को। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। सीएपीएफ इसी एग्जाम में देखते हैं पिछले 5-6 सालों में कहा क्या पूछा गया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वही रिपीट हुआ है, और यहाँ से वहाँ गया है कि वहां से यहाँ गया है, ये देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कंटेन 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स, ठीक है। डीपीएसपी पार्ट 4, वेलफेयर स्टेट गाइडलाइंस डिराइव्ड कहाँ से होता है? यहीं से होता है। जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ, वही घुमा फिरा के वही बात कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सॉरी इंस्ट्रक्शन, वही क्वेश्चन को दूसरे कपड़ा में पहनाकर वही लाया जा रहा है। यहाँ पे देख लेंगे अच्छे से। विच फर्स्ट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट्स फ्रॉम द सेंट्रल बजट, विच एक्ट फर्स्ट सेपरेटेड, किस एक्ट के थ्रू
प्रोविंशियल और सेंट्रल बजट्स को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया गया था। तो इंट्रोड्यूस्ड इन 1919 रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्रिएटेड डुअल बजट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। ये काफी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन, एग्जैक्ट डेट यहाँ पे हमें याद होना चाहिए, 22 जुलाई 1947, और 24 स्पोक थे अशोक चक्रा का एडेड लेटर। बाद में इसको ऐड करा गया, जो चक्र है 24, इसको बाद में ऐड किया गया था। हु अमंग दीज नॉट पार्ट ऑफ द 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ही ड्राफ्ट मतलब पूरा खाका तैयार करना, ठीक है। खाका तैयार करने वाली जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके टोटल 7 मेंबर्स थे। 7 मेंबर्स का नाम याद होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बट नॉट इन प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इतना तो नॉलेज होना चाहिए, बट नॉट ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर ये पता होता तो इसको एलिमिनेट कर देते, और नोट पूछा है तो यही हमारा आंसर हो जाता। फेडरल कोर्ट established under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was replaced by, यहाँ पे देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया था। कब इनोग्रेट हुआ सुप्रीम कोर्ट? 28 जनवरी 1950 को, ठीक। विच चार्टर एक्ट इंडेड द ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल मोनोपोली? अगेन बार बार आ रहा है, इसको याद यहीं पे हो जाएगा। मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। पीटी का बेस क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन जाके अच्छे से पढ़ना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर चार्टर एक्ट 1813 जो मोनोपोली की बात कर रहा है, ट्रेड वाला, ठीक है, मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फैक्ट्स पूछा गया है। ड्राफ्टिंग मेंबर कमेटी मेंबर्स अम्बेडकर +6, अम्बेडकर वॉज द लीडर एंड 6 अदर था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जो ऑप्शन में आया था। राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और पार्लियामेंट दोनों को हेड कर रहे थे। सॉरी, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हेड कर रहे थे, पार्लियामेंट को कोई और हेड कर रहा था। की डेट्स यहाँ पे पूछ लिया है। 22 जुलाई 1947 को फ्लैग अडॉप्ट किया गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का डेट आपको पता ही, 26 नवंबर 1949 को। और इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी पूछा गया। फेडरल कोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट में ट्रांजिशन हो गया। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन डीपीएसपी में आ गया, वही दूसरा रूप आ गया, ठीक है। और ये फेडरल कोर्ट कौन से एक्ट में आया था? 1773 में। इलीजा एनके वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता में बना था अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या 17, मतलब मैं हो सकता है मैं कंफ्यूज भी हूँ या गलत बोल रहा हूँ, बट 1773 या 1784 में शायद, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर ऐसे आप याद कर लीजिएगा। फेडरल कोर्ट्स 1935, फेडरल कोर्ट्स, फिर डीपीएसपी का रूल यहीं पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर 1919 डायरकी और बजट दोनों सेपरेट हुआ ऐसे कीवर्ड्स में। अच्छा, 1773 में। फिर 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनीज की कमर्शियल इंड को खत्म कर दिया गया, यानी मोनोपोली को, यहाँ पे जो मोनोपोली वो बना के रखी थी उसको खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आप, अगर जैसे मैं बोलता हूँ ना कि नोट्स डाउन करना है, जैसे मान लो आप मॉक लगा रहे हो, ठीक है, सेक्शनल लगा रहे हो, एफएलटी लगा रहे हो, ठीक है, तो मैंने जो बताया था ना कि ऐसे एक पेपर लेना है, उसको 2 भाग में, A4 साइज पेपर है, 2 भाग में डिवाइड करना है, और इसी तरह से बुलेट पॉइंट में नोट डाउन कर लेना है, छोटा सा एकदम। देखा, एक बार तो पढ़ ही रखे हैं, फिर उसके बाद नोट डाउन कर लिया, ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया, और यही घूम फिर के यही क्वेश्चंस घुमा फिरा के आएंगे, ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। टॉपिक, फ्रीक्वेंसी, एग्जांपल्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फ्रीक्वेंसी 2 बार है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3 बार, कंपनीज रूल एक्ट फिर स्ट्रक्चर्ड वे में ये है, साइंटिफिक मेथड से लाया गया है। फेडरल कोड पे ध्यान देंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन BN राव। ये बी एन राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ठीक है। फॉरेन सोर्सेज इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से पूछा गया है, और जो इसको घुमा के पूछा जाएगा तो 1935 भी उसका आंसर होगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। ईपीएफओ एग्जाम में क्या है देखते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज बोरोड फ्रॉम, गेन काउंसिल ऑफ स्टेट सीनेट मॉडल अनलाइक द यूकेज लॉर्ड, बंगाल नरसिंह राव सर, बेनेगल नरसिंह राव, हाँ BN राव, ओके।
विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी, यहाँ पे आ गया डायरकी, वही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, जो दो सब्जेक्ट को दो भाग में डिवाइड कर देता है, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, ट्रांसफर कर देते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, और रिजर्व गवर्नर जनरल अपने हाथ में रख लेता है, क्योंकि यहाँ से ज्यादा मॉनेटरी जैसे की डिपार्टमेंट्स या की पोर्टफोलियो जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्रीज हो गई, होम मिनिस्ट्रीज हो गई, ठीक है, तो वो सब जो मिनिस्ट्रीज और पोर्टफोलियोज थे वो रिजर्व कैटेगरीज में रख ली गई, और बाकी चीजों को लोकल डेवलपमेंट, पंचायती वगैरह वो ट्रांसफर में कर दी गई। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया गया, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स किया गया, और एक ही साथ डुअल सिस्टम को लाया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted नेशनल एंथम ऑन, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, 24 जनवरी 1950, लास्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फाइनल सेशन। 24 जनवरी 1950 ये भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट डे था, ठीक है। नेशनल एंथम यहाँ पे 1911 में लिखा था, और 1950 में अडॉप्टेड हुआ था, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बी.एन. रॉय प्रिपेयर्ड इनिशियल ड्राफ्ट इन फरवरी 1948, ठीक है, वो 2 सालों तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में काम करे। फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच एक्ट? हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वन चीफ जस्टिस एंड मैक्सिमम 6 जजेस थे वहां पे, ठीक है, ये भी देखेंगे। विच चार्टर एक्ट क्रिएटेड द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पीसीएस वगैरह और ग्रुप डी सी में सब जगह ये काफी इंपॉर्टेंट हॉट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल का पोस्ट, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल, और रेगुलेटिंग एक्ट ये बना दिया गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल भी ऑप्शन में रहेगा, ये भी रहेगा, तो स्टूडेंट स्टक कर जाएंगे, लेकिन ये याद रखना है कि गवर्नर ऑफ बंगाल पहले से ही थे, और गवर्नर जनरल बाद में बने इस एक्ट के थ्रू। की टेक अवेज क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 डायरकी के बारे में पूछा गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फेडरल कोर्ट के बारे में, फिर रेगुलेटिंग एक्ट या गवर्नर जनरल का क्रिएशन जो होता है वो पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फैक्ट्स देखते हैं नीचे। बी.एन. राव क्या थे? ड्राफ्टेड इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड बाय यूएस एंड आयरिश मॉडल, ठीक है। की डेट्स एंडम 24 जनवरी 1950, यूपीपीसीएस का काफी, ये सब जो फैक्ट्स अभी जो आ रहा है ना, यूपीपीसीएस काफी फेवरेट फैक्ट्स है। कॉन्स्टिट्यूट अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, यूएसए से बाइकैमरल लेजिस्लेचर, राज्यसभा वहां से सीनेट वाला हम लोग देखे। फिर यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, नॉट आस्क्ड बट इम्प्लाइड, ठीक है, पूछा नहीं गया है, लेकिन यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटेन से ही, यूके मतलब ब्रिटेन, ठीक है। आज 7 लोग घट गए, धीरे धीरे घटते जाएंगे। सीडीएस एग्जाम, सीडीएस एग्जाम 1824 तक देखते हैं। द फेडरल स्कीम वाज बोरोड फ्रॉम विच एक्ट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऐसे फिंगर टिप्स में याद होने चाहिए, आरबीआई एंड फेडरल कोर्ट वहां से निकल के आया, और वही सब चीजें रिपीट हो रहा है तो याद हो जाएगा। हु मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू, और डेट आपको याद होगा 13 दिसंबर, जो हम लोगों ने उधर डिस्कस किया था 1946, यहाँ पे दिया हुआ भी है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी इन प्रोविंसेस? अगेन हॉट टॉपिक्स 1999, ठीक है। तो करना क्या है कि लक्ष्मीकांत में काफी अच्छे से दिया हुआ, लक्ष्मीकांत में अगर नहीं पढ़ना है तो मैं सजेस्ट करूंगा जिनके पास मॉडर्न हिस्ट्री होगा, मैंने वहां से पढ़ा था, तो मॉडर्न हिस्ट्री में काफी अच्छे से दिया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखना, मतलब वो जब बुक का, जैसे मान लो 1 से लेके 100 चैप्टर्स है, रफली मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं, तो 70 नंबर चैप्टर्स में ये आपको मतलब प्रोविजंस और एक्ट, इस तरह से कुछ नाम होगा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। प्रोविजंस और एक्ट, और ये सारे एक्ट 1973 से लेके 1947 तक काफी कंसाइज वे में बुलेट पॉइंट में काफी अच्छे से बताया गया है। तो आप इंडेक्स में जाना और देखना है कि जब 2/3 कंप्लीट होने वाला हो चैप्टर, तो वहां पे ही देखना, वहां पे मिल जाएगा एक चैप्टर। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप रिवाइज कर लोगे, 2-4 घंटे का काम है, ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे आप।
द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947, ऐसे याद कर लेना है। विच कंट्री इंस्पायर्ड इंडियाज फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमको मालूम है, कल ही हम लोग पढ़े थे, 42nd अमेंडमेंट के साथ जोड़ा गया था। ठीक है। फेडरल, अब सीडीएस का क्वेश्चन है, थोड़ा आसान आ रहा है। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट। फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, प्रीकर्सर टू सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया। विच चार्टर एक्ट इन्वेड ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। तो हमें मालूम है 1833। ठीक है। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, बी एन रॉय, प्रिपेयर्ड इनिशियल ड्राफ्ट। तो यहाँ पे देख रहे हो वही सब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि हमें ये सब चीजें, ये सब फैक्ट्स अपने बुक में जाके देखना। जरूरी नहीं है कि यही चीज रिपीट हो, लेकिन बुक में आप जाके बी एन रॉय को फोकस करोगे तो हो सकता है एक दो फैक्ट इसके साथ और पढ़ लो और वही चीज एग्जाम में आ जाए। द कंकरेंट लिस्ट वॉज बोरोड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, शेयर लेजिस्लेटिव पावर। कंकरेंट मतलब क्या होता है? कंकरेंट हम लोग कल ही डील करे हैं कि इस सब्जेक्ट में यूनियन, यूनियन प्लस स्टेट दोनों लॉ बना सकता है, लेकिन अगर दोनों का लॉ क्लैश हो गया, मान लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे कोई स्टेट बिल लेके आई और यूनियन भी बिल लेके आई वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो यूनियन बिल विल ऑलवेज प्रिवेल। क्यों प्रिवेल करेगा? क्योंकि 29 स्टेट्स हैं, वो सब स्टेट्स में जो मानदंड है, पैरामीटर सेम रहना चाहिए ना, नहीं तो सब स्टेट लेके आएंगे, अलग अलग लेके आएंगे। तो यूनियन को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है। ओवर राइडिंग, एक्सक्लूसिव वर्ड गलत होगा, ओवर राइडिंग पावर दिया गया है कि दोनों अगर मैच कर जाए तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फीचर है, और डीपीएसपी में ये जाके तब्दील हुआ, और वेलफेयर गाइडलाइंस यहाँ पे गवर्नमेंट को देती है। बट इट इज नॉन जस्टिसेबल। ये सब पॉइंट्स आना चाहिए, और ये सब मेंस में भी पॉइंट्स काम आएगा, एसी में भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। इंडिया का बुराई करना हो अच्छे तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग बुराई कर सकते हैं कि 75 years of independence and still the DPSP remains the unenforceable. रेगुलेटिंग एक्ट एस्टैब्लिश सुप्रीम कोर्ट 1774 में कलकत्ता में आया था। इलीजा एम पे, जो नाम मैंने बताया वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेटर एक्सपेंडेड टू मद्रास और बॉम्बे। पहले जो आया था वो कलकत्ता तक ही था। जब पढ़ोगे ना इवोल्यूशन, जो मैंने चैप्टर ऊपर बताया है, तो वहां पे पूरा कहानी चलेगा कि पहले कलकत्ता में ये आया था, फिर उसके बाद मद्रास और बॉम्बे को सबऑर्डिनेट कर दिया गया। मद्रास के गवर्नर जनरल अलग होते थे, मुंबई के गवर्नर जनरल अलग होते थे। सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी जब स्टार्ट हुई तो ये दोनों को भी खत्म करके एक में कलकत्ता के अधीन रख दिया गया। मद्रास में भी हाई कोर्ट था, मुंबई में भी था, लेकिन दैट वाज मेड सबऑर्डिनेट टू कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता में ही वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था ईस्ट इंडिया कंपनी को। की टेक अवेज क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 थ्री टाइम्स, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 टू टाइम्स, चार्टर एक्ट 1833 two times. B.N. Roy drafted initial constitution, but later on, the chairman of uh, drafting of constitution was B.R. Ambedkar. इनिशियल में ये थे, लेकिन चेयरमैन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे वो बी आर अम्बेडकर हेड कर रहे थे। नेहरू क्या हुआ? रेजोल्यूशन यहाँ पे नहीं है, तो आप खुद से बोलो 13 दिसंबर 1946। ठीक है। की डेट्स 22 जुलाई 1947। फ्लैग जो एडॉप्शन हुआ था तो चक्र बाद में शामिल किया गया था। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग एनडीए एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आया देखते हैं। अगेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। इससे क्या है ना कि एग्जाम को प्रिडिक्ट किया जा सकता है, कुछ उल्टा सीधा नहीं आ रहा है, सब रिदम पे चल रहा है, एक सेट पैटर्न पे चल रहा है। ऐसा लग रहा है गाना गा रहे हैं हम। ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगेन 22 जनवरी 1947 लेटर बिकेम द प्रीएम्बल्स, बेसिस ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। Which act introduced Hierarchy Government of India Act 1919? Federal court was established under Government of India Act 1935. Jurisdiction over disputes between provinces operated from 1937 to 1935. Later, it becomes precursor to Supreme Court. देखो, यहाँ पे एक चीज मुझे याद आ गया, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बताते हैं। आप जीएस पेपर प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स और इधर मेंस,
मेंस का जीएस सिलेबस काफी अच्छे से होलिस्टिकली डिफाइंड है, और वहीं से क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के हमें पर्सनली मैसेज करो कि सर ये क्वेश्चन मेंस में आउट ऑफ द सिलेबस आया, ऐसा अभी तक नहीं हुआ। आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछा गया। प्रीलिम्स में सिलेबस जो आप देखोगे गूगल करके इसके बाद, सेशन के बाद, वो बस वो मतलब 6 बुलेट पॉइंट में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेबस तो एडिक्वेट है नहीं पढ़ने के लिए हमारे पास। तो जो अल्टीमेट गाइडिंग लाइट हमारे पास होता है वो प्रीलिम्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, पीवाईक्यू। इसीलिए मैं पीवाईक्यू को काफी इंपॉर्टेंस देता हूँ। पीवाईक्यूज जैसे मान लो 2011 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं यूपीएससी ने पूछा है, वो क्वेश्चन आपको याद नहीं है और उसका आंसर भी याद नहीं है। हो सके एग्जैक्ट रिपीट कर दिया। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लाए थे कि एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर के साथ यूपीएससी रिपीट करी है, तो वो रिपीट कर दिया और आपको क्वेश्चन का आंसर ही याद नहीं है, पता ही नहीं है फैक्ट उसमें। अब जितना एफएलटी लगा लो और मॉक लगा लो, सब बेकार है। सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए जब भी हमें मेरा सामने आए, तो हमें पीवाईक्यूज इनसाइट, फ्यूचर इनसाइट। ठीक है, इसका इसेंशियल का ये कीवर्ड भी ऊपर में लिखा हुआ, आप लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए, वही मैसेज डिलीवर करता है। जब भी अंधेरा छाए आपको साइंस एंड टेक में क्या पढ़ना है सर, सर से क्यों पूछना है। आपके पास एक डेडिकेटेड बुक होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका मुरनल का फॉर एग्जांपल, केबीसी, बहुत सारे प्रकाशन का, पब्लिकेशन का है। तो आपके पास एक डेडिकेटेड बुक होना चाहिए। इकोनॉमी में आपको समझ में नहीं आ रहा, आर्ट एंड कल्चर में कैसा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, किसी से कोई फोन करना नहीं है, मैसेज नहीं करना, बुक उठाना और देखना है यूपीएससी ने कहाँ कहाँ तक उसका होरिजोन है, बस उसी से पता चल गया कि कब क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी लगे अंधेरा छाए तो हमें क्या करना है, पीवाईक्यूज को रेफर करना है। मेंस का जो सिलेबस है वो काफी होलिस्टिकली डिफाइंड है। मेंस के सिलेबस को प्रिपेयर करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रीलिम्स में दिक्कत आती है। Who was the President of Constituent Assembly? Again, Dr. Rajendra Prasad served throughout Constituent Assembly's tenure 1946 से 1949 तक, अंत तक रहे। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, इंडिपेंडेंट इंडिया। कंकरेंट लिस्ट वॉज बोरोड, अगेन ऑस्ट्रेलिया बार बार रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमेशा ये न्यूज में रहता है। ठीक है, यूनियन और सेंटर के बीच में टसल चलते रहता है। और आपकी बेसिक्स नॉलेज, अगर ये नॉलेज आपको पता है यानी आपने अच्छे से पढ़ रखा है। Which charter act created the post of Governor General of Bengal? Regulating Act 1773। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल was Warren Hastings। Instrument of Instruction 1935 DPSP, again Government of India 35 established RBI and federal courts, had 321 sections। ये उतना नहीं, लेकिन यहाँ पे ये देखना है कि आरबीआई और फेडरल कोर्ट्स कब बना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बना। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एडॉप्टेड नेशनल एंथम, अगेन वही 24 जनवरी। और वहां पे क्या था, 22 जुलाई था ना, फ्लैग वाला, बताइए। Yes, फ्लैग 22 जुलाई था, 22 जुलाई था ना। yes, sir. जी सर। Yes, sir. तो विच एक्ट फर्स्ट सेपरेटेड प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल, अगेन आ गया बजट डायरेक्टली वाला सिस्टम, डुअल फाइनेंस सिस्टम। यूपीएससी पूछ चुका है, ईपीएफओ में भी पूछा गया। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट से लिया है। 13 अगेन रिपीट हो रहा, हु सर्व्ड एज ए पीएन। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें यही समझ में आया कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पता होना चाहिए एस्पायरिंग एस्पिरेंट में। फिर उसके बाद वो रेगुलेटिंग एक्ट काफी रिपीट हुआ, 1773। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 भी देखो, आगे आएगा 1909, चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कमिटीज के बारे में थोड़ा सा करना है। ठीक है, बोरोड प्रोविजंस लिखना है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
नेशनल पार्क है। 2011 से 24। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन, नॉट नेशनल पार्क इज नॉट पार्ट ऑफ ए टाइगर रिजर्व। ठीक है, चार ऑप्शन: बांदीपुर, नगर होल, साइलेंट वैली और अन्नामलाई। ठीक है, इसका आंसर होगा नेशनल, विच नेशनल पार्क है बट नॉट ए पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व। तो इसका आंसर है साइलेंट वैली, सर केरला। सर ये जो टॉपिक्स है ये सब्जेक्ट वाइज नहीं होंगे, एज इन की पॉलिटी के सारे कर ले फिर? नहीं, यस सर। ओके। हमें लगा बोर आप हो जाओगे इसलिए। नो सर, हम एक ही जगह इसको कंसोलिडेट करेंगे मटेरियल में अपने, हाँ और फिर सिर्फ इसी से रिवाइज करेंगे। सर, सर एक हम जगह एक सही एक रहेगा। सब्जेक्ट करेंगे। यस सर, एक सब्जेक्ट खत्म करके फिर ज्वाइन करेंगे। करने के बाद मदद मिलेगा सर। ओके। एक से बोर हो जाते। हम्म सब नहीं अब सर, स्टार्ट हो। नहीं हिंदी सर, सब। इसी बहाने कंप्लीट तो होगा सर, सब्जेक्ट सर वाइज। ऐसे लेकिन कंप्लीट नहीं होगा ना, एटलीस्ट अगर मेजर सब्जेक्ट्स हमारे कंप्लीट होंगे, हिस्ट्री, अब ज्योग्राफी और पॉलिटी तो। आप लोग डिसाइड कर लीजिए, अब हम स्टार्ट होते हैं। पार्लियामेंट इसमें एक्चुअली इसको नहीं लाना चाह रहे थे, इसमें एक दो पेज छूटा हुआ है, लास्ट में हम लोग देख लेंगे, अभी ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। मनी बिल सर्टिफिकेशन अथॉरिटी। ठीक है। मनी बिल के बारे में आया, डिसीजन ऑफ स्पीकर इज फाइनल, आर्टिकल 110। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन प्रोसीजर, काफी हॉट टॉपिक है, इसको लिखते हुए चलेंगे हम लोग। मनी बिल, इसमें कुछ प्रोविजंस भी हैं, फिर उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन। यस, लेट्स फिनिश वन सब्जेक्ट। नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है। एग्जीक्यूट, इसमें क्या, ये किस लिए आता है, इसको मेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्सेप्चुअल अगर स्टेटमेंट बनाए तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, किसकी, एग्जीक्यूटिव। लोकसभा, लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, एंड दैट इज अंडर आर्टिकल 75। ज्वाइंट सीटिंग एप्लीकेबिलिटी कब होता है। ठीक है, ये सब चीजें, मतलब ये कीवर्ड्स है, मतलब क्वेश्चन पूरा नहीं लिया गया, क्वेश्चन का कीवर्ड लिया गया है, यही सब चीज जाके लक्ष्मीकांत में देखना है। ज्वाइंट सीटिंग एप्लीकेबिलिटी कब लाया जाता है, जब लेजिस्लेटिव डेडलॉक हो जाता है। इतना मतलब एक लाइन में, दो वर्ड में आपको एकदम पता होना चाहिए, थोरोली भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहेंगे कि सही है आपका। ज्वाइंट सीटिंग का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों लाया जाता है, उद्देश्य। तो इसमें एक्सक्लूड्स मनी बिल, आर्टिकल 108 में ये बताया गया है, मनी बिल को, मनी बिल से रिलेटेड अगर कोई चीज हो। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, उसमें भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। राज्यसभा फाइनेंशियल पावर्स के बारे में पूछा गया। यस, राज्यसभा फाइनेंशियल पावर के बारे में पूछ रहा है। तो मनी बिल को कुछ भी नहीं कर सकता है, बस कैन डिले फॉर द 14 डेज, एंड दैट इज मेंशन इन आर्टिकल। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 110 सबको पता होता है, लेकिन 109 नहीं पता होता है। तो बाई कैमरल चेक्स, की हड़बड़ में गड़बड़ ना हो, कि कोई एक्ट लाए और पार्लियामेंट मेजोरिटी गवर्नमेंट है, कुछ भी लाके वो पास करना चाहे, एटलीस्ट 10 दिन 14 दिन का राज्यसभा उसको रोक सकता है। उस बीच में देश में पूरा डिबेट हो सकता है, तो एक ओपिनियन फॉर्म होगा, तो फिर गवर्नमेंट इन द पावर लोगों की ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस देगी। तो दैट इज जस्ट फॉर डिले द इम्प्लीमेंट मेकिंग दैट बिल, टर्निंग दैट बिल इनटू एन एक्ट। तो जस्ट डिले मैकेनिज्म है, हरी में कुछ नहीं हो। ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेशन ड्यूरेशन क्या होता है, कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, मतलब पार्लियामेंट अगर सिटी, एनी वन ऑफ द हाउस इज नॉट इन द सेशन, तो हम ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं। और विद इन 6 वीक, ये इंपॉर्टेंट है, कि विद इन 6 वीक री असेंबली के हमें उसको पास करवा लेना है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ के ये 6 वीक की जगह 1 मंथ कहीं मैंने देखा, 2 मंथ 3 मंथ ऐसे इमरजेंसी वाला यहाँ पे लाके रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि 6 वीक, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ एक्सेप्शंस, ठीक है, क्या बोल रहा है, पार्टी डिसिप्लिन को इंश्योर करने के लिए स्प्लिट या मर्जर को रिमूव करने के लिए एंड 10 शेड्यूल में ऐड करा गया है। और 85th अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट था, बताइए। 52 है सर। नहीं सर, 50। 1985, 1984। ठीक है। प्राइवेट मेंबर बिल पैसेज रेट, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब ये पूछ लिया था कि ये किस लिए लाया जाता है, तो लेजिस्लेटिव इफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए। और इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन आवर पर क्वेश्चन है, तो हम लोग क्वेश्चन आवर अच्छे से देखेंगे। और वो क्यों किया जाता है, क्योंकि वही अकाउंटेबिलिटी एंड एग्जीक्यूटिव स्क्रूटिनी के लिए डिनाइज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 पे जाके हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज स्कोप, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन के टेस्ट में मैंने बहुत बार देखा है कि पॉलिटी में ये क्वेश्चन और स्टेटमेंट को बार बार लिखता है, नॉट कोडिफाइड। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है उसको कोडिफाइड नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है, वो हर टेस्ट में ये क्वेश्चन को डालता है। नॉट कोडिफाइड, पार्लियामेंट पार्लियामेंटेरियन के जो भी प्रिविलेजेस हैं, राइट्स मिले हैं, तो वो कोडिफाइड नहीं है, नाइदर कोडिफाइड नॉर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। 0 आवर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, ठीक है, यहाँ पे 0 आवर ही आप फोकस करिए, 0 आवर। तो उसमें क्या होता है, अनलिस्टेड डिस्कशन, नो फॉर्मल प्रोविजन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये प्योर कन्वेंशन है। पार्लियामेंट का चैप्टर लक्ष्मीकांत में काफी पढ़ा है, इसको जाके सारा चीज नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सब चीजें वहां पे जाके थोड़ी सी देखनी है कि 0 आवर क्या होता है, नो फॉर्मल प्रोविजन और नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज बेस्ड ऑन द कन्वेंशन। स्पीकर्स कास्टिंग वोट, ये तो पता ही होगा कि अगर टाई ब्रेक करना हो, अगर मान लो एक बिल आया है उसमें 50-50 हो गया और स्पीकर जिसके साथ चाहेगा, मान लो ये ए पावर इन गवर्नमेंट है और ये पावर इन गवर्नमेंट नहीं है, बी, तो अब डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीकर, वो किसी के साथ भी जा सकता है। तो टाई ब्रेकिंग वोट स्पीकर को होता है इन द लास्ट इंस्टेंस, पहले ही नहीं वो वोटिंग करता है, जब टाई ब्रेक करना हो तो वोट करता है। नॉर्मली फेवर्स गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का ही वो होता है, वहीं उसी पार्टी से होता है। और इट इज मेंशन इन आर्टिकल 100। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। बजट प्रेजेंटेशन डिले, ठीक है, तो ये वोट एंड अकाउंट वोट एंड अकाउंट को पढ़ना है थोड़ा सा जाके, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी है, आप वहां पे पढ़िएगा तो समझ में आएगा। हाँ, स्पीकर का डिस्क्रिप्शन पावर, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में यहाँ पे है। पार्लियामेंट्री कमेटी, कोई भी एक चीज बस ब्रॉड समझना है, मुझे भी समझ में नहीं आया था, बाद में मुझे बहुत लेट से समझ में आया कि कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी है तो उसका काम क्या होता है। देखो, एमपी वगैरह तो आप इधर, एमपी मतलब हीरो, इधर उधर घूमते रहेंगे अपना, इधर उधर जो भी है मीटिंग वोटिंग पोर्टफोलियो संभाले हुए हैं, ठीक है, इधर जाना उधर जाना, रैली करना, ये करना, तो उनके पास तो टाइम नहीं है कि 40 पेज का 100 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ने का, ठीक है। कोई अगर इम्पोर्टेंट अगर इशू चल रहा है तो उस लिए कमेटी बना दी जाती है, ठीक है, कि एमपी को असिस्ट करने के लिए या डिपार्टमेंट को असिस्ट करने के लिए। और उसमें जो जिसको पोर्टफोलियो नहीं मिला रहता है या कुछ इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी रहती है, तो वो लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपना इनपुट देते हैं। और टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी रहते हैं उसमें, वही डिसीजन मेकिंग और ड्राफ्टिंग वगैरह करती है। तो रिफ्लेक्स लोकसभा पार्टी रेशियो, और ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, जितने भी मान लो 10 पार्टी हैं लोकसभा में बैठे हुए हैं और 10 से, एक तो अब जो गवर्नमेंट इन पावर हो गई वो मेजोरिटी में हो गई, किसी के पास 10 एमपी है, किसी के पास 20 है, 15 है पार्टी के पास, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 है। तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शन के हिसाब से मान लो ये तो रूलिंग पार्टी है, मान लेते रूलिंग पार्टी ए है और इनको 2 मिल गया सीट,
3 मिल गया, 5 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया, तो ये अपने पार्टी मेंबर्स को इस कमेटी में भेजेंगे और ये अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और इनको पैसा वैसा भी मिलता है, बहुत पैसा। एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन ये एबॉलिशन कर दिया गया है, 104th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, फेज आउट कर दिया गया है। सबसे पहले ना इम्पोर्टेंट 101st याद कर लीजिएगा, 102nd याद कर लीजिएगा, 103rd याद कर लीजिएगा और 104th, ठीक है, 104th। जैसे मान लीजिए अभी वक्फ वक्फ बिल आया, ठीक है, पास हो गया। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं कि 50 इसमें वोटिंग गिरा, 50 इसमें गिरा, ठीक है, और स्पीकर कौन होता है, हेड करता है ना, लोकसभा को हेड करता है। और ये गवर्नमेंट वाले भी हैं, जो पावर में गवर्नमेंट है, और ये मान लेते हैं अपोजिशन है, तो जो गवर्नमेंट में पावर में थे वो भी अगेंस्ट में करें, तो 50-50 हो गया, ठीक है। तो स्पीकर अब कास्टिंग वोट यहाँ पे अपना ऑब्वियसली इसी के साथ जाएंगे स्पीकर, क्योंकि इसी पार्टी ने इनको अपॉइंट करा है। तो जब टाई हो जाएगा, टाई हो गया ना, तो टाई हो गया तो उस समय स्पीकर करेंगे, पहले नहीं करते हैं। की इनसाइट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, हाई फ्रीक्वेंसी एरिया, मनी बिल, काफी इंपॉर्टेंट है, 4 बार अपेयरेंस होता है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, 3 अपेयरेंस, ऑर्डिनेंस के बारे में पूछा गया, आर्टिकल, ये सब तो याद होना चाहिए। की नोट्स ऐसे ही बनाना, आर्टिकल 110 रिलेटेड टू मनी बिल, आर्टिकल 3, आर्टिकल 75 नो कॉन्फिडेंस, आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस और स्टेटमेंट 213, कल हम देखे थे। पेरेंट ट्रेंड्स क्या अभी रह रहा है, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, एंटी डिफेक्शन लॉ। जब भी एंटी डिफेक्शन लॉ आए ना, तो डायरेक्ट 52nd अमेंडमेंट 1995 और एक लाइन में स्प्लिट और मर्जर को रोकने के लिए, ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो नया स्टूडेंट जो है। स्पीकर डिस्क्रिशनरी पावर, ये इंजीनियरिंग सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वही अब इंजीनियरिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर, यही सब क्वेश्चंस वही रहेंगे, लेकिन उसको दूसरा चीज ऊपर से पेंट कर दिया जाता है, जैसा एग्जाम होता है उस हिसाब से पेंटिंग कर दी जाती है, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंस यहाँ देखना है, बजट अथॉरिटी, तो वही डिमांड फॉर ग्रांट्स, लेकिन चीज वही रहेगी, जो की टेक अवेज है और जो कोर है वो क्वालिटी ही रहेगी, ठीक है। तो आर्टिकल 113 ग्रांट, डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रोसेस, इन्वायरमेंटल लॉ अमेंडमेंट पावर, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही है। आर्टिकल 252 रिक्वायर्स द स्टेट रेटिफिकेशन फॉर सर्टेन चेंजेस, यानी इन्वायरमेंट लॉ दोनों को अफेक्ट कर रहा है, और ये कंकरेंट में भी है, ठीक है। इन्वायरमेंट को कंकरेंट में भी डाला गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, तो उसमें स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए, हाफ ऑफ द स्टेट को रेटिफाई भी करना होगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। नेशनल रिसर्च बॉडी, इसको छोड़ देते हैं, की टेक अवेज देखते हैं कहाँ कहाँ फोकस करना है। आर्टिकल 245 पार्लियामेंट्स एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है, इसको डिटेल से पढ़िए। मनी बिल, आर्टिकल 110 नो राज्यसभा अमेंडमेंट्स के बारे में, राज्यसभा अमेंड नहीं कर सकती है, कैन ओनली डिले बाय 14 डेज, ठीक है। आर्टिकल 309 पार्लियामेंट्स रूल मेकिंग पावर के बारे में बात हुई, इसको भी देखिए। और एंट्री 56 ऑफ लिस्ट वन, यानी यूनियन लिस्ट, एंट्री वन मतलब यूनियन लिस्ट, पार्लियामेंट्स एक्सक्लूसिव पावर होता है, उसमें स्टेट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती है, ठीक है। 10 की फैक्ट्स अबाउट पार्लियामेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, आर्टिकल 79, ठीक है, डिफाइंड इन आर्टिकल 79। बाइकैमरल स्ट्रक्चर, जो हमारा लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये दो हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइकैमरल, बाइकैमरल, ठीक है। और पार्लियामेंट का जो अभी ये बाइकैमरल हो गया, और इसमें ऐड कर देंगे प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, तो ये तीनों पार्ट हो मिलके हो जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 3 पार्ट होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव, डाउन नॉमिनल बट एग्जीक्यूटिव हेड होता है। डिफैक्टो हमारा जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं, या कैबिनेट किचन से चलता है काम, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा के बारे में डायरेक्टली इलेक्टेड, अब यहाँ पे एंग्लो इंडियन वाला काम खत्म हो गया, ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस करा है। टर्म 5 years होता है, कैन बी डिजॉल्व अर्लियर,
तो अगर पूछेगा कि पूछेगा, अगर स्टेटमेंट यहाँ पे घुमा के पूछेगा कि इज फिक्स्ड, तो डिपेंड करेगा वहां पे फॉर 5 years। ठीक है, या कुछ एक्सट्रीम वर्ड यूज करा कि 5 years होता है, 5 years होता है, बट दैट इज नॉट फिक्स्ड, कैन बी डिजॉल्व अर्लियर। अगर कॉन्फिडेंस लूज कर गई गवर्नमेंट तो पहले भी डिजॉल्व हो सकता है। और एक्सटेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, और इमरजेंसी के दौरान इसको कर लोकसभा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और राज्यसभा के बारे में अब बात होगा। 238 members बाय द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी, 12 नॉमिनेटेड हैं, और परमानेंट हाउस है, कैन नॉट बी डिसॉल्व। और हर साल, हर 2 साल पे 1/3 members रिटायर एवरी 2 years। ठीक है, ये हो गया। और इसमें एक चीज बताना चाह रहे थे, 1/3 members रिटायर एवरी 2 years, हर दो साल में 1/3 members रिटायर हो जाते हैं, फिर उसको नॉमिनेट करके लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, याद आएगा तो बताएंगे। स्पेशल पावर्स, लोकसभा कंट्रोल्स मनी बिल, वो तो बार बार हम लोग देख चुके हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा में क्या है, कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, आर्टिकल 312। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखना, आर्टिकल 349 या 348 या 248 है। बताइए माइक ऑन करके। 249 सर। हाँ, 249। 249। आर्टिकल 249 के अंतर्गत राज्यसभा कैन गिव पावर और अथॉरिटी टू लोकसभा टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज फॉर वन स्टेट और मोर देन वन स्टेट। जैसे मान लो झारखंड का ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक साल एग्जाम को दिए हुए हो गया, मार्च, हाँ मार्च कंप्लीट हो गया ना, एक साल दिए हो गया, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, ऐसा ही चल रहा है। तो झारखंड अंडर आर्टिकल 249 लोकसभा को ने पहले स्टेट असेंबली में रेजोल्यूशन पास करके फिर गवर्नर के पास भेज के वो लोकसभा से कह सकता है कि झारखंड को हटाओ, जेपीएससी को हटाओ, और यूपीएससी के अंतर्गत इसको आर्टिकल एग्जाम का प्रोसेस करवाओ। वो भी प्रोविजन है। या ऑल इंडिया सर्विसेज डायरेक्ट सेंटर रिक्रूट कर लेगी स्टेट सर्विसेज में। इसको अच्छे से पढ़िएगा, शायद मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ ये प्रोविजन। मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, राज्यसभा कैन डिले बट नॉट रिजेक्ट। ये कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 109। ये वाला आर्टिकल आप देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। अभी आर्टिकल 142 अगेन न्यूज में है, 312, ये सब पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। 359 आर्टिकल 13 क्लाउज 2, इसमें क्या लिखा हुआ वो भी पता होना चाहिए। 3 सेशन होते हैं साल में, और ये जब हम लोग इलिमिनेशन टेक्निक देख रहे थे तो ये क्वेश्चन वहां पे आया था। ठीक है, 3 सेशन ईयर में होने चाहिए थे, वहां पे कुछ और था। ये क्वेश्चन भी करा था, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। कोरम 1/3 members रिक्वायर्ड। जैसे मान लो कोरम क्या होता है, कोरम मतलब क्या होता है, मान लेते हैं 545 लोकसभा में सीट्स है, और स्पीकर भी आके बैठ गए हैं, सेशन चलेगा कि नहीं चलेगा। एटलीस्ट 545 का 1/10 मेंबर होना चाहिए, उपस्थित प्रेजेंट होना चाहिए। 3% कितना निकालेंगे, तो एक चीज और यहाँ पे सीसेट आपको बताते हैं, जब भी 10% निकालना हो तो एक के बाद जीरो लगा देंगे। ठीक है, 1% निकालना हो तो दो डिजिट के बाद जीरो लगा देंगे, फिर 0.0 ऐसे करके परसेंटेज डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 949, इसका 10% निकालना है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे तो ये 10% हो गया। 1% निकालना हो तो दो डिजिट के बाद कर देंगे तो ये 9.49 ऐसे। तो 545 मेंबर्स है, 10% हमारा 54 आया। ठीक है, तो बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, मतलब डिबेट्स जो भी है, डिबेट्स हो जाएगा, आर्गुमेंट्स होंगे, पोजल आएगा उसपे। अगर पास करवाना हो तो पास भी करवा सकते हैं, अगर ओरिजिनरी बिल है तो। लेजिस्लेटिव प्रोसेस ओरिजिनरी बिल के बारे में बोल रहा है, पास बाय द बोथ हाउसेस। ओरिजिनरी बिल, ठीक है, सब बिल नहीं। ओरिजिनरी बिल्स पास बाय बोथ हाउसेस, ज्वाइंट सीटिंग इफ डेडलॉक। ठीक है,
और ये आर्टिकल 108। थोड़ा देखिएगा, ज्वाइंट सीटिंग तभी हो सकता है जब ओरिजिनरी बिल हो और पास बाय द बोथ हाउसेस और कहीं पे स्टक हो जाए, ठीक है। तो ये देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, स्पेशल मेजोरिटी पढ़िए, आर्टिकल 368 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसको और इसके साथ 24th अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट को भी एक बार क्लिक करिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन हुआ है, तो ये दोनों अमेंडमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये दोनों अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 को अमेंड करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा फोकस करिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में यहाँ पे क्या बता रहा है कि पैक, ठीक है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पैक का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। फिर उसके बाद इस्टीमेट्स कमेटी के बारे में क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछ चुकी है। सबसे अ, सबसे ज्यादा मेंबर इसमें होते हैं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पूछ चुका है, पब्लिक अकाउंट कमेटी भी पूछ चुकी है मेरे हिसाब से, और स्टैंडिंग कमेटी को भी देखिएगा एक बार, ठीक है। प्रिविलेजेस भी इम्पोर्टेंट है। एमपीज एंजॉयज फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें आर्टिकल 105 में डिफाइंड है। और इम्यूनिटी फॉर वोट्स और एक्शन इन पार्लियामेंट, ठीक है। बिजनेस कल भी हम लोग देखे थे, गवर्नर से रिलेटेड ऑफिशियल ऑफिशियल ड्यूटी को करने के दौरान अगर जो भी कुछ होता है सेशंस में या पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, तो उसके लिए दायित्व तो नहीं है, लेकिन सिविल एक्ट्स के थ्रू उस पे चार्जेस लगाए जा सकते हैं और उसको कोर्ट में भी हाजिरी देनी होगी। लेकिन कोर्ट में भी हाजिरी देने के समय अगर सेशन है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कैन नॉट कंपेल एन एमपी और एमएलए टू बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, ये प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है। और एमपी एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 105। जुडिशियल रिव्यू के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। पार्लियामेंट्स लॉ सब्जेक्ट टू एससीज स्क्रूटिनी, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर वही केस वन था। ये जुडिशियल रिव्यू जब भी पढ़िए तो आप इसके साथ 24th अमेंडमेंट और 25th अमेंडमेंट को जरूर पढ़िए, जो आर्टिकल 368 को अमेंड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 24th अमेंडमेंट आता है, और सबसे पहले 24th अमेंडमेंट आता है और इसके हेडलाइन को चेंज करती है कि द फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल and there will be no restriction on the amendability of the power of amendability of the parliament। फिर उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन करती है, तो अगेन 25th अमेंडमेंट पार्लियामेंट लेके आती है, यानी इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट लेके आती है। फिर अगेन उसको सुप्रीम कोर्ट मान लेती है, बट वही बेसिक स्ट्रक्चर का वहां पे एक रोड ब्लॉक कर देती है। बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है, बेसिक फीचर वर्ड यूज है, बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बस यही है। नेशनल पार्क भी करवा ले, कर ले। नेशनल पार्क भी कर लें साथ में, ठीक है। यस एक ही सर। आदमी। यस सर। कल कर सकते हैं। चलिए जिसको कल करना है या कल ही करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, हाँ। यस धीरे सर, धीरे कल आते कर लो, थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो यही हैं। रिवाइज कर लेंगे फिर, अभी पॉलिटी का फ्लो बना हुआ है। हाँ, पॉलिटी का फ्लो बना हुआ है, तो आप लोग ने ये सब चीजें फोकस करिए, ठीक है, ठीक है। ओके और सर। किसी और कोई क्वेश्चन किसी के पास, कोई क्वेश्चन वगैरह हमारे लिए? सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए। ये जैसे आप बस वो 50-50 का जब वो आता है ना, जब किसी भी बिल में मेजोरिटी के लिए, हेलो, बोलिए तब वो बोलिए। स्पीकर अपना वो वोट करता है, जब 50-50 का वो आ जाता है कंडीशन, हम्म, तब उस समय क्या गवर्नमेंट के पास तो वो नहीं होती मेजोरिटी,
मेजोरिटी के लिए 50+1 मेजोरिटी लगता है ना। नहीं, जैसे मान लीजिए किसी चीज पे वोटिंग हो रही है, ठीक है, मेजोरिटी हम लोग पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स। तो हम तीनों तरीके का बताएंगे, सिंपल मेजोरिटी से कैसे अमेंड किया जाता है, उसमें प्रेजेंट इन वोटिंग होता है। फिर दूसरे वाले में 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग और एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये सब हम लोग तीन तरह की अमेंडमेंट प्रोसीजर होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन जो आज ये डिस्कस किए हैं तो उसमें ये कहने का तात्पर्य था कि मान लो वोटिंग हो रही है, वोटिंग से पास करना है, ठीक है, वोटिंग से कुछ पास करना है। तो वोटिंग जब हो रही है तो 50-50 डिवाइड हो गया, किसी भी चीज पे हो रही होगी वोटिंग। तो 50 इधर आ गया, 50 नो में गया, 50 यस में गया। तो गवर्नमेंट का जो जो जिधर होगा साइड स्पीकर, वो लाजमी है आप ही को स्पीकर बना दिया जाएगा, तो आप उधर ही अपना कास्टिंग वोट करोगे। बस इतना ही समझना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। जब हम लोग अमेंडेबिलिटी पढ़ेंगे, आएगा 1-2 दिन में, हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे सिंपल मेजोरिटी से कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। फिर उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करना हो, प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो, जज को इम्पीच करना हो, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी बता रहे हैं हम। तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल लेके तो चीजें समझ में आएगी, इसको वहाँ नहीं अभी करना है। और जो गर्ल्स हैं मतलब एडमिशन लेने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप जामिया वाला एंट्रेंस में एडमिशन लो। लेकिन जो गर्ल्स हैं, क्योंकि इसी तैयारी से आपका एग्जाम निकल जाएगा, और कहीं भी ना ही मेरे पास ना ही किसी के पास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हो, जितनी भी लड़कियां अभी यहाँ पे मौजूद है, तो उनका उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जामिया आरसीए का फॉर्म भर देंगी, जितनी भी लड़कियां अवेलेबल हैं। और जो नहीं यहाँ पे हैं उनको भी बोल देना फॉर्म फिलअप कर देने के लिए, एडमिशन नहीं लेने के लिए, प्रमोशन नहीं है। क्योंकि इसी तैयारी में जामिया का निकल जाएगा, वहां पे निकल जाएगा तो काफी अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और एक कुछ सीखने को मिलेगा नया चीज। और जो लड़के हैं, लड़के में लड़के में जो SC ST से बिलोंग करते हैं, जो नॉन मैंडेटरी है और मैंडेटरी वाले भर देंगे। तैयारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जाने। और 15 जून को शायद एग्जाम है, तो जाने से पहले 4-5 ऐसे थोड़ा सा लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, 30-30 नंबर का हो जाएगा, एडमिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे लिखने के लिए, अगर ऐसे ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले कोई टॉपिक लीजिए, उसको ब्रेनस्टॉर्म करिए, जैसे 2 मिनट का मैं ब्रीफ देता हूँ। मतलब जितने भी लड़कियां हैं सब फॉर्म फिलअप कर देंगी। तो ऐसे अगर हमें लिखना है, तो ऐसे लिखना है तो हमें ऐसे लिखना है, तो मान लेते हैं एक ही पेज का ऐसे लिखना है, मान लो कि लंबा सा पेज लेंगे और ऐसे लिखना है। तो इतना ही भाग, इतना पार्ट इंट्रोडक्शन को दे देना है। इंट्रो हो गया, मतलब एक थोड़ा सा बता दे रहे हैं, आप फिर इसको एक्सपैंड कर लेना। इतना पार्ट बॉडी को दे देना है। इसमें डायमेंशंस आ जाएंगे। और इतना पार्ट देना है पेनल्टीमेट, मतलब वाइंड अप करने से पहले, मतलब पेनल्टीमेट कंक्लूजन इसको बोलते हैं, फाइनल कंक्लूजन से पहले, सो दैट हमारा जो एसी है ना, वो एब्रप्ट नहीं हो। मतलब देखो, ट्रेन स्टेशन पहुंच गई, ठीक है, मान लो मुझे जाना है पंजाब, स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जा रही है, थोड़ा 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 रुक रहा है, और तुरंत ब्रेक अगर मार देगा तो कैसे एब्रप्ट होता है, तो एब्रप्ट को रोकने के लिए यहाँ पे पेनल्टीमेट कंक्लूजन लाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं एक टॉपिक लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, जिसको जाना है चलेगा, ये सेशन खत्म हो गया, जो बच्चा परेशान है उसको बताते हैं हम, ठीक है। ये डायमेंशन हो गया, फिर ये फाइनल कंक्लूजन हो गया। ये ऐसे 1, 2, 3, 4 बार में। अब ये डायमेंशन मान लीजिए 5 डायमेंशन लेके आते हैं वुमेन के बारे में, ये 5 डायमेंशन लेके आते हैं। सबसे पहले अपने घर से ही स्टार्ट करते हैं, आप अपने घर से माँ, बहन और माँ के साथ स्टार्ट करिए कि आपके घर में कैसा ये है। फिर उसके बाद सोसाइटी पे जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने स्टेट
में जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमी, कंट्री नेशनल लेवल पे भी जाइए, बताइए अभी कुछ रिजर्वेशन आया था। फिर उसके बाद इकोनॉमिक में कैसा वुमेन का परफॉर्मेंस है, ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ, ठीक है। फिर हीनस क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। फिर लिटरेसी वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेम में एडमिशन वगैरह नहीं हो पा रहा है सही से। फिर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, मान लेते हैं इतना ही आपने करा, तो ये तो ये दो को एक कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डायमेंशन आप एजुकेशन में ही डाल दीजिए, लिटरेसी और एजुकेशन में स्टेम, 6 डायमेंशन लेके आए। तो अब क्या करना है ना कि ऐसे करके डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ फैक्ट्स फिगर भी डालिए, और इसको उठा के यहाँ पे इसको करिए। और इसको करने के लिए क्या करना है, हमें ब्रेन स्टॉर्म करना है या स्कैटरग्राम बनाना है, ठीक है। अब सबको एक एक पॉइंट बोलिएगा। वुमेन वर्ड आपके दिमाग में आता है तो क्या क्या आता है, सबको एक एक माइक ऑन करिएगा, बोलिएगा। वुमेन सबसे हमें आता है कि वुमेन अगर मेरे दिमाग में आता है तो मतलब वो हम करेंगे एंशियंट इंडिया से स्टार्ट। जैसे थोड़ा सा इसको बताने से पहले एक वर्ड आप लोग नोट कर लीजिए पेज पर, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लॉ और इन्वायरमेंट में वुमेन का क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद वुमेन वर्ड आया तो आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, तो अभी रिसेंटली रिजर्वेशन वाला, रिजर्वेशन नहीं पास हो रहा है। फिर उसके बाद पीआरआईज में वुमेन का बड़ा है रोल, ठीक है। आईएएस टॉपर के बारे में भी बता दीजिए, वुमेन्स इन रो 3 बार रैंक 1 हासिल करी। फिर उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस, बताइए ऑन करके बताइए क्या क्या आ रहा दिमाग, ठीक है। बताइए क्राइम अगेंस्ट वुमेन, बताइए वर्ड। एंशियंट, हाँ एंशियंट हम बोल रहे थे, वो निकल गया दिमाग से। एंशियंट ऋग्वेदा, ऋग्वेदा ऋग्वेदिक पीरियड में क्या था, वहां से स्टार्ट करेंगे। पोस्ट ऋग्वेदिक पीरियड में आते आते वुमेन की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हो गई। फिर मौर्यन एम्पायर, ऐसे करके चोला से थोड़ा सा एक ही पैराग्राफ में पूरा हिस्ट्री को दिखा दिए। फिर उसके बाद मॉडर्न सोसाइटी में सती के बारे में भी डिस्कस करें, ठीक है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी में वुमेन को सप्रेस किया जाता है तो आप जस्टिफाई करिए पॉइंट देके, कि एग्जामिनर नहीं भी क्या कि आपकी बात को रख ले कि हाँ बात तो सही बोल रहा है लेकिन आधा बोल रहा है, जो भी है जस्टिफाई करिए, पॉइंट्स आपके पास होना चाहिए सब्सटेंशिएट करने के लिए, आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करने के लिए वैलिड पॉइंट होने चाहिए। और क्या होता है टेक्नोलॉजी में वुमेन्स की, सुनीता विलियम्स और कल्पना वगैरह, ये जो भी हैं, सानिया मिर्जा वगैरह, जितना भी ये सारा चीज आ रहा है, जो भी दिमाग में आ रहा है उसको बोलते जाइए और लिखते जाइए, पॉइंट से बनाते जाइए। फिर पंचायत में हम यहाँ पे सरपंच पति का कॉन्सेप्ट आता है, सिर्फ नाम मात्र के उनको मिल जाता है, बाकी उनके पति देवर वगैरह सारा काम करते हैं। और बताइए, बोल नहीं रहे आप लोग, माइक जब बोलना रहता है तो बोलिएगा नहीं। जेंडर ऑडिटिंग, ऐसे बोलते जाइए तो मेरा भी दिमाग खुलेगा। जेंडर ऑडिटिंग, सब लिखते जाइए। चाइल्ड मैरिज। हाँ बोलिए, जेंडर बजटिंग, बोलिए। सेक्स रेशियो के बारे में जो भी दिमाग में आ रहा है सब लिखते जाइए, बाद में देखेंगे क्या क्या लिखना है। सेक्स रेशियो बोलिए। फिर उसके बाद चाइल्ड प्रॉपर्टी, मैरिज। हाँ प्रॉपर्टी में जो होता है वो नहीं है। वर्टी में, घर में अगर गरीब घर है तो वुमेन्स कम खाना खाती हैं, बच्चों को ज्यादा खिलाती हैं, तो वहां पे न्यूट्रिशन का इशू आ जाता है, ठीक है। एनेमिक एनेमिक 1/3 ऑफ द वुमेन्स आर एनेमिक, विडो है, ठीक है। विडो है, उनकी राइट्स वगैरह, ठीक है। और बताइए, कुछ दिख नहीं रहा है, टाइप करिए या बोलिए। और बताइए, बोल, जो भी दिमाग में आ रहा है बोलते जाइए ना। प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है। फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन का बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, जो भी वुमेन से रिलेटेड आ रहा है बोलते जाइए एकदम, ठीक है। वर्कप्लेस डिस्क्रिमिनेशन। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा लबीब। एल्डरली हेल्थ हेल्थ वाला इशू, सोशल सिक्योरिटी, जब बूढ़ी हो जाती है तो सोशल सिक्योरिटी घर से लोग निकाल देते हैं। और वृद्धाश्रम को क्या बोलते हैं, ओल्ड एज हाउस वाला जो भी चल रहा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। और बताइए क्या क्या आ रहा है दिमाग।
जॉब हार्डनेस, ठीक है, जब 50 क्रॉस कर जाती हैं तो जॉब में भी उसको उनको रखा जा सकता है सेल्फ सस्टेनेंस के लिए। लो लिटरेसी, लो स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। डिपेंडेंट फाइनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं होती है। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होती है हस्बैंड पे, ब्रदर पे, फादर पे, ठीक है। स्टीरियोटाइप होता है। और बोलिए, एजुकेशन अपॉर्चुनिटी कम है, स्टीरियोटाइप होता है, प्रेजुडिस होती है, तो वुमेन नहीं कर सकती हैं एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी कम होती है। तो बोलिए ना आप लोग, 40 लोग कितने लोग हैं? 19 लोग हैं। चाइल्ड मैरिज, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को अब यहाँ पे क्या करना है, इतना सारा पॉइंट्स हम लोगों ने लिखा है, इसको अच्छे से इसको अच्छे से पिरोना है। डॉरी लिख लिया, डॉरी तो लिख लिया। चलिए फिर लिख लेते हैं आपके कहने पे। इन सारे पॉइंट्स को एक जगह कलेक्ट हो गया है, इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है और इसी पे करना है। एक एक लाइन लिखोगे तो आपका जामिया का तो ऐसे बन गया, ऐसे जामिया का ऐसे यहीं पे बन गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।